सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है स्पेशली हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों इसका जो शेड्यूल तय किया गया है, कुछ जो सवाल हैं आपके एक एक करके मैं एडवर्टीजमेंट में से कोशिश करूंगा कि सभी आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊं। तो दोस्तों जो इसका शेड्यूल शुरू हो चुका है, कमेंसमेंट जो इसकी है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 6 मार्च से शुरू हो चुकी है, यानी कि आज से शुरू हो चुकी है। और लास्ट डेट जो है रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 31 मार्च है। आप जैसा पहले पेज पे पढ़ेंगे तो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन जो फीस की पेमेंट है वो 31 मार्च 11:55 तक आपको करनी है। और उसके बाद अगर आप करेक्शन करना चाहें तो आप उसमें 3 अप्रैल तक करेक्शन भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो डाउनलोड करने के लिए नोटिफिकेशन है वो दोबारा आपको वेबसाइट के माध्यम से दोबारा दिया जाएगा। इसके लिए आपको टाइम टू टाइम साइट को विजिट करना पड़ेगा। और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसका जो बाइफरकेशन है पोस्ट्स का, 11 जनरल की वैकेंसीज हैं और बाकी जो पोस्टें हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो कुल मिला के ये 60 पोस्टें हैं। इसका बाइफरकेशन जो दिया हुआ है वो फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है। और पर्सनल असिस्टेंट की जो टोटल पोस्टें हैं वो है 29 जनरल की, और वैसे टोटल पोस्टें हैं 67। उसमें ईडब्ल्यूएस की हैं, ओबीसी की है, एससी और एसटी, ये टोटल मिला के 67 पोस्ट्स हैं। और उसके बाद आती है बात एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। एज ऑन 31 मार्च 2023, यानी कि जिसकी भी क्वालिफिकेशन 31 मार्च 2023 तक जो रिक्वायर्ड है, यानी कि जो मांगी गई है, अगर ये है तो वो उस पोस्ट को फिल कर सकता है। और वो है पोस्ट ऑफ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो मांगा गया कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपकी जो स्पीड है शॉर्ट एंड इंग्लिश की वो 110 वर्ड पर मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। और जो टाइपिंग की स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, क्योंकि पहला जो आपका टेस्ट होने वाला है वो टाइपिंग का ही होने वाला है। और ये जो स्पीड है ये कंप्यूटर पे रिक्वायर्ड है। और पर्सनल असिस्टेंट के लिए है वो सेम है क्वालिफिकेशन, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ फर्क है 100 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट एंड इंग्लिश, बाकी सब कुछ लगभग उसमें सेम है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है एज लिमिट का। तो जो कैटेगरीज हैं उसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो अलग है, और जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो 18 साल से कम नहीं होने चाहिए और 32 ईयर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कब तक, उसको हम कैलकुलेट करेंगे 1 जनवरी 2023 तक। और इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो एज रिलैक्सेशन अगर हम लेना चाह रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जो इस हाई कोर्ट में जॉब कर रहे हैं उनके लिए है, या कैटेगरी वालों के लिए है, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, इनके लिए है। अगर हम किसी और डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो हम ये एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो इसमें दिया हुआ है कि किसी की 5 साल, 3 साल, 10 साल, 13 साल, 15 साल, 3 साल, ये एज रिलैक्सेशन हमारी कैटेगरी वाइज या फिर जो भी हम सर्विस करते हैं हाई कोर्ट में वहाँ हम कितनी ले सकते हैं, ये स्पेसिफिक उसमें दिया गया है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें कुछ नोट्स हैं, ये कुछ इस तरह से हैं कि जैसे मान लो आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपकी क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ये कुछ काफ़ी सारे पॉइंट्स इस तरह के हैं। ये ज़्यादा इस पे पढ़ने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। उसके बाद आते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन पे कि सिलेक्शन का मोड क्या रहेगा फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। तो जो हमारा पहला जो टेस्ट होने वाला है वो है इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट, जो कि 10 मिनट ड्यूरेशन का होगा और वो कंप्यूटर पे होगा, 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। और उसका जो कैलकुलेशन किया जाएगा 3% से ज़्यादा उसमें गलतियां नहीं माफ है, यानी कि अगर आपकी गलतियां 3% से कम रहती हैं तो आप अगले इसका जो अगला पार्ट है स्टेज 2 जो कि शॉर्ट एंड का टेस्ट है उसके लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं। और इसके जो कोई मार्क्स की अगर हम बात करें तो इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट का एक भी मार्क्स उस टोटल में काउंट होने वाला नहीं है। तो आप 40 वर्ड्स पर मिनट के लिए कम से कम अपनी स्पीड को 60 तक लेके जाएं, तब वहां पे आप एग्जाम में 40 तक आप उसको कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश शॉर्ट एंड टेस्ट की। इंग्लिश के शॉर्ट एंड टेस्ट के बारे में
किसके लिए, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 110 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड की स्पीड रिक्वायर्ड है। और आपको जो पैसेज बोला जाएगा वो 550 वर्ड का होगा और वो आपको 5 मिनट ड्यूरेशन का बोला जाएगा, यानी कि 110 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 550, यानी कि 550 वर्ड्स आपको लिखने हैं और आपको उसको टाइप करने के लिए आपको 45 मिनट मिलने वाले हैं। उसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा टाइम रीडिंग का नहीं मिलने वाला। अब इसमें गलतियों की बात करें तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है कि हम अगर कितनी गलतियां होंगी तो हमारा जो टेस्ट है वो हम मेरिट में आ सकते हैं। तो इस तरह के कुछ सवाल जो रहते हैं, तो इसमें आप कम से कम गलतियां करेंगे, क्योंकि कई बार हम कोई टेस्ट देते हैं वहां पे गलतियों के हिसाब से हमें रैंक दिया जाता है, या हम कहें कि हमारी पोजीशन तय होती है, उससे पता लगता है कि हमारी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। तो इसमें भी ऐसा ही है, लेकिन इसको नंबर में काउंट कर दिया गया है। जैसे आपकी एक गलती होगी तो उसके लिए आपके 6 नंबर काट लिए जाएंगे, और अगर आपकी हाफ मिस्टेक होगी उसके लिए आपके 3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। कटेंगे कितने में से, 100 में से, यानी कि ये जो आपका स्टेज 2 है शॉर्ट हैंड का टेस्ट, ये 100 मार्क्स का है। और इसमें से आपके मार्क्स, अगर आपने मान लो 2 मिस्टेक कर दी तो आपके 12 नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, और मैक्सिमम आप इसमें 16.5 मिस्टेक आपकी अगर होती हैं तो आप ये देखिए कि आपको सिर्फ 1 मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप 16.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 99 आएगा, और तो 100 में से आपका सिर्फ 1 मार्क्स रह जाए, यानी कि आप जितनी ज्यादा गलतियां करेंगे आपके उतने मार्क्स कटते चले जाएंगे, यानी कि आप जितनी कम गलतियां करेंगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। अब इसमें पूरी जो मैंने इसको थोड़ा सा रीड आउट किया, फिर भी कोई गलती रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जो एक गलती है और हाफ मिस्टेक है, इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया मुझे इस में नहीं मिला। हो सकता है अगर कोई पॉइंट मेरे से रह भी गया हो तो आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, बट मुझे ये क्राइटेरिया नहीं मिला कि हाफ मिस्टेक क्या काउंट होगी शॉर्ट हैंड में और एक मिस्टेक किस चीज की काउंट होगी। आगे चलते हैं स्टेज 3 पे। तो स्टेज 3 में एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा आपका, जो कि इंग्लिश का रहेगा, जिसमें एसे रहेगा 250 वर्ड्स का 40 मार्क्स का, और लेटर राइटिंग रहेगी 15 मार्क्स की, ग्रामर एंड कॉम्प्रीहेंशन पैसेज रहेगा 25 मार्क्स का, और ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश 10 मार्क्स, इंग्लिश टू हिंदी 10 मार्क्स। तो इसका टोटल जो है वो 100 मार्क्स का रहेगा, जिसके लिए आपको 120 मिनट्स यानी कि आपको 2 आवर्स मिलने वाले हैं। और इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स जो आपको चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए आपको 50% यानी कि 50 नंबर आपको चाहिए, लेकिन आपके अगर इसमें ज्यादा मार्क्स होंगे तो वो आपका टोटल में काउंट होके आपको फायदा दे सकता है, यानी कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑब्टेन करेंगे उतना आपको ज्यादा फायदा इसमें मिल सकता है। उसके बाद इंटरव्यू के 20 मार्क्स हैं, और इसमें मिनिमम मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए 10 और रिजर्व कैटेगरी के लिए 9 है। अब लगभग यही क्राइटेरिया रिपीट होता है पर्सनल असिस्टेंट में, लगभग यही क्राइटेरिया उसमें रिपीट हो रहा है। फर्क क्या है कि आपका जो स्टेज 2 का टेस्ट है उसमें आपको 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोली जाएगी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और भी है जो बड़ा शायद बच्चे इसको बिल्कुल भी ना पढ़ें, अगर पूरी वो नहीं पढ़ेंगे इसको तो ये पॉइंट शायद मिस हो जाएगा। सॉरी। और ये पॉइंट है, ईच कैंडिडेट विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन 2 शॉर्ट हैंड डिक्टेशन ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट एंड बेस्ट ऑफ द 2 विल बी कंसीडर्ड, यानी कि आपको शॉर्ट हैंड के टेस्ट देने के 2 मौके मिलेंगे, और जिसमें आप बढ़िया करते हैं वो नंबर आपके काउंट होंगे। क्योंकि अगर हम इसको पूरी इसको नहीं पढ़ेंगे एडवर्टीजमेंट को, तो ये पॉइंट अगर किसी से मिस हो गया तो हमें क्या लगता है कि जस्ट हाँ ठीक है, देख लिया, इतने नंबर का ये पेपर है, ये भरने का क्राइटेरिया है, ये ऑनलाइन फीस का क्राइटेरिया है। तो इस तरह से हम ये पॉइंट मिस कर जाते हैं, जो कि मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ा तो मुझे ये दिखा। तो आप इसको ध्यान रखें कि आपको 2 टेस्ट आपके वहां पे आपको 2 पैसेज डिक्टेट किए जाएंगे। और पर्सनल असिस्टेंट का क्राइटेरिया भी कुछ इसी तरह का है। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है द केसेस ऑफ टाई ऑफ मार्क्स विल बी रिजॉल्व बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग मेथड्स वन आफ्टर अनदर, यानी कि आपका अगर जैसे टाई हो जाता है आपका किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ,
तो बहुत मैक्सिमम जगह हम देखते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ से काउंट होती है, हमारी सीनियोरिटी से हमें प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 4 आपको क्राइटेरिया दिए गए हैं। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि टोटल मार्क्स इन स्टेज 2, यानी कि स्टेज 2 में जिसके ज्यादा नंबर होंगे तो उसको प्रेफरेंस दी जा सकती है। और अगर ये भी मान लो टाई कर जाता है तो क्या होगा, फिर तीसरी स्टेज पे चलते हैं कि डिस्क्रिप्टिव में जिसके ज्यादा नंबर होंगे यहाँ पे उसको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। इसी तरह से थर्ड नंबर पे कि अगर ये इन दोनों में मान लो किसी का टाई हो गया तो फिर उसको इंटरव्यू के मार्क्स में उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ चौथे नंबर पे आ रही है, तो आप ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद है एग्जाम फीस की बात करें। एग्जाम फीस नॉन रिफंडेबल है, ऑनलाइन 1000 आपको इसके लिए फीस भरनी है जनरल कैटेगरी के लिए, और कुछ और कैटेगरीज दी हैं उसके लिए 800 रुपये फीस भरनी है। तो ये आप देख ले कि आप किस कैटेगरी में हैं, आप उसके हिसाब से इसकी फीस भर सकते हैं। और इसके एग्जामिनेशन फीस के छठे पॉइंट में दिया गया है कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, अगर आपको और भी कोई इससे अलग कोई डाउट आता है तो आप इन नंबर्स पे या इन ईमेल्स पे मेल करके और भी क्वेरी ले सकते हैं। और उसके बाद है हाउ टू अप्लाई। इसमें आप जब अप्लाई करें तो इसका जो प्रोसेस है आप इसको पढ़ लें कि आपका जो कितने केबी की आपका फोटोग्राफ कौन से फॉर्मेट में जाएगा, और आपके जो उसका डायमेंशन है फोटोग्राफ का वो कितना होना चाहिए। तो इसको पढ़ के आप उतना ही, और इसके साथ इस जब थंब इम्प्रेशन की या स्कैन सिग्नेचर की बात आती है तो आप बिल्कुल उसको ध्यान से, जितना इसमें दिया हुआ है कि जेपीजी फॉर्मेट में करें 50 KB to 200 KB करें, और इसकी जो विड्थ है हाइट है कितनी होनी चाहिए, तो आप इसको प्रॉपर पढ़ के, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप अपने सिग्नेचर को या फोटो को आप ऑनलाइन जाके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कितने भी आपको डायमेंशन का वो चाहिए तो आप उसको ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसके बारे में जवाब देने की। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 मार्च तक आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप उसमें कुछ एडिट भी करते हैं तो आपको उसकी फीस भी पे करनी पड़ेगी, और इसमें आप लगभग 2 बार उसमें और एडिट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं तो आप इनको भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, कुछ इंस्ट्रक्शंस है आपका। और उसके बाद हाँ, एक और लास्ट में, बिल्कुल लास्ट पेज पे एक लाइन दी गई है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। While applying for the post, the applicants should bear in mind that the selected candidates will also have to work even at odd hours and on holidays if so required। यानी कि अगर आप इस पोस्ट को भर रहे हैं तो अपने दिमाग में ये रखिए कि अगर जरूरत होती है तो आपको ओड आवर्स में भी काम करना पड़ सकता है, और हॉलीडेज पे भी अगर कोई नीड होती है ऐसी तो आपको काम करना पड़ सकता है। तो ये कुछ चीजें ध्यान में रखते हुए आप इसको अप्लाई करें, क्राइटेरिया को ध्यान से समझे, क्या क्या मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए। फिर भी कोई आपको डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई गाइडेंस की जरूरत है तो आप जरूर कमेंट में लिखिए। और इस सेशन को लाइव रखा गया था कि अगर और भी किसी का कोई डाउट होता तो वो उसको पूछ सकता था स्टूडेंट, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से वो ऑनलाइन नहीं लाइव हो पाया। तो ये वीडियो बना के मैं डाल रहा हूँ, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो या मुझसे भी बोलने में कोई गलती कई बार रह जाती है कि किसी से भी रह सकती है, तो आप उसको करेक्ट करके कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि एक दूसरे की आप हेल्प कर पाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।